नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। लैटिन अमेरिकी एक देश है जो कि जिस पर ट्रंप साहब ने बमबारी कर दी। सिर्फ बमबारी नहीं हुई है, वहां के राष्ट्रपति को घसीट करके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को घसीट करके बंदी बना लिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। वेनेजुएला कोई ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको लेकर के कि पूरी दुनिया की संवेदना हो, लेकिन सवाल है कि कोई अपने स्टेट में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी चौधराहट अमेरिका क्यों करेगा? लेकिन अमेरिका कर रहा है। 3 बड़े कारण हैं और उसका भारत से क्या कनेक्शन है? तो सबसे पहले 3 बड़े कारण आज आपको बता दें कि वेनेजुएला पर जो अटैक किया अमेरिका ने, ये उनका लॉन्ग अवेटेड ड्रीम था। पहला कारण तो ये है कि वेनेजुएला में अथाह तेल के भंडार हैं और इस भंडार को अमेरिका अपने कब्जे में रखना चाहता है। कुछ दिन पहले तक अमेरिकी कंपनियां वहां ऑपरेट कर रही थी, उनको फायदा मिल रहा था। लेकिन निकोलस मदुरो, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक प्रकार से अमेरिकी कंपनियों को खदेड़ दिया। अमेरिकी कंपनी वहां से अब लाभ नहीं कमा पा रही है, व्यापार ठीक से नहीं कर पा रही है। तब से अमेरिका के निशाने पर वेनेजुएला है। तो पहला तो कारण है कि वेनेजुएला में अपार तेल के भंडार हैं और खनिज संपदाएं हैं, उस पर नजर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अभी हाल में अमेरिका में एक स्कैंडल हुआ, एप्स्टीन फाइल का। बड़ी बदनामी हुई ट्रंप साहब की। बड़ी नंगी पंगी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी ट्रंप साहब की, बड़ी थू-थू हो रही थी। इस पूरे प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए, और उसी दिन इनको अटैक करना था वेनेजुएला पर, इस पूरे प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये खेल किया और वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। और तीसरा ये कहा जाता है कि वेनेजुएला एक सैनिक तानाशाह तानाशाह के हाथ में है और वहां डेमोक्रेसी बहाल करनी है और हम डेमोक्रेसी के प्रहरी हैं। इसलिए हम डेमोक्रेसी जहां जहां खतरे में है वहां हम खड़े हो जाते हैं। ध्यान से आज के इस कार्यक्रम को आपको देखना चाहिए और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अंत तक हमारे इस वीडियो को देखिए आप। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया। सब लेकिन 2 महत्वपूर्ण जो कारण हैं, तीसरा तो ऐसे ही वो कहानी बनाता है कि डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन जो 2 कारण हैं, जिसमें एक तो वहां की खनिज पदार्थ और तेल के भंडार को कब्जे में लेना, और दूसरा ये जो एक इनकी जो बदनामी हो रही थी ट्रंप की, उससे ध्यान को भटकाना। एक तरफ वेनेजुएला में ये हुआ, वेनेजुएला में जब ये राष्ट्रपति निकोलस मारुदो को कब्जा कर रहे थे, तो वहीं क्या है मारिया? हाँ, मारिया कोरिना माचदो, जो अपोजिशन की नेता हैं, उनको पहले से ही पूरी दुनिया ने वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज देके रखा हुआ है। जैसे महान कट्टर इस्लामिस्ट मोहम्मद यूसुफ को भी रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। उसी तरीके की ये नोबेल लॉरेट हैं, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है। मारिया कोरिना माचदो को इन्होंने कहा कि अब फ्रीडम का वक्त आ गया है, स्वतंत्रता का वक्त आ गया है, खुली हवा में सांस लेने का वक्त आ गया है। अब आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। एक तरफ मोहम्मद यूनुस को भी यूनुस को भी नोबेल पुरस्कार, और दूसरी तरफ मारिया कोरिना को भी नोबेल पुरस्कार। पहले से ही ये नोबेल पुरस्कार का नाटक चलते रहता है। उनकी ब्रांडिंग, उनका प्रमोशन इस तरह से होते रहता है, और जब फिर वक्त आता है, सही वक्त का इंतजार किया जाता है और वक्त आते ही अपने प्लान को अंजाम दे दिया जाता है।
उनकी ब्रांडिंग करके रखी गई, वो अपोजिशन के नेता बने, नोबेल प्राइज विनर बने और अब वो खुली हवा में सांस भी लेने लगी। दूसरी तरफ ईरान में खमेनी के खिलाफ महिलाएं सड़क पर आ गई हैं, लड़कियां सड़क पर आ गई हैं। हिजाब का जो उनका आंदोलन था वो अब चरम पर है। ईरान में लड़कियां हिजाब उतार करके नाच रही हैं, जिम्नास्टिक कर रही है और खमेनी के खिलाफ पूरी तरह से चुनौती दे रही है। कभी भी वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो केवल नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं है निशाने पर अमेरिका के। जहां जहां उनको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, वहां वो अपना खेल प्रारंभ कर देते हैं। तो ईरान में भी खेल शुरू है और ईरान को तो हर तरफ से सुनना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल उनसे दुश्मनी लेकर के बैठा हुआ है। तुर्की और ईरान अभी एक साथ आ रहे थे। तुर्की में भी सत्ता परिवर्तन की खबर चलने लगी है और एर्दगन साहब के खिलाफ भी तुर्की में बगावत होना शुरू होने वाला है, यही समझ लीजिए आप। अब ये सबका जो पैटर्न है, वो पैटर्न भारत में क्या कहता है? एक दिन आपने सुना होगा कि भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन और सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जेन जी को समझा देंगे कि आपका वोट चोरी कैसे हो रहा है। उनको समझाना है, जेन जी को समझाना है कि वोट चोरी क्यों हो रहा है। वोट चोरी के मामले को लेकर के अगर आपके मन में कहीं ये चल रहा हो कि नहीं, राहुल गांधी कुछ जो अव्यवस्था है, जो कहीं पर बगलिंग हो रही है, कहीं पर गड़बड़ियां हैं, इलेक्शन कमीशन जो गड़बड़ियां कर रही हैं उसको प्रकाश में ला रहे हैं, तो कौन सी बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन ये उनका एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी को मालूम है कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत अगर कहीं कहीं गड़बड़ियां होती हैं तो ये कालांतर से होते रहा और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो किसी भी व्यवस्था को फुल प्रूफ कर देगा। फिर भी भारत इतने बड़े देश में, इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में, इतने बड़ी मात्रा में जहां संख्या में जहां वोटर अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर थोड़ी बहुत कहीं त्रुटि हो भी जाए तो आप पूरी व्यवस्था को सड़ा हुआ मान लेंगे, यह कहना गलत है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ वोटिंग कराती है। हाँ, कुछ गड़बड़ियां होती है। आप कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन के समय में आपने 10,000 रुपए क्यों दिलवाया, ये सवाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एसआईआर को लेकर के आज से नहीं, जब से भारत देश बना है, जब से इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनी है, तब से इलेक्टोरल रोल को वो देखते रहती है, उसमें सुधार करते रहती है। रिफॉर्म करना उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए इलेक्टोरल रोल में, कहीं कोई बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल रोल को गड़बड़ ना किया गया हो, यह उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी पूर्वक इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बनाना राहुल गांधी का एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? हम जेन जी को समझा देंगे कि आपका वोट चोरी हो रहा है। वही बात जो वेनेजुएला में हो रही है, जो वेनेजुएला में मारिया कोरिना माचेदो कर रही थी, और वही बात मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में किया, वही बात नेपाल में हुई, वही बात श्रीलंका में हुई, और वही बात अभी ईरान में हो रही है खमेनी के खिलाफ। भले ही खमेनी को आप समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिजीम परिवर्तन का ये जो खेल चल रहा है, भारत भी उसके निशाने पर है। यह है वोट चोरी का खेल कि भारत में जो चुनी हुई सरकार है, उसे यह कहा जाए कि शेख हसीना के ही तरह नरेंद्र मोदी भी रिग करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसीज को, दूसरे देशों को, दूसरे देश की सरकार को और खासतौर से अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि भारत में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड नहीं है, बल्कि वोट चोरी करके बनी है। और जो मारुदो के साथ हो रहा है, जो निकोलस मारुदो के साथ हो रहा है, वही काम मोदी के साथ किया जाए। वेनेजुएला और भारत एक नहीं है, ईरान और भारत एक नहीं है, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भारत नहीं है, लेकिन
लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम लगातार वोट चोरी के नैरेटिव को बढ़ाते रहेंगे तो दुनिया ये समझ लेगी कि नरेंद्र मोदी वाकई में वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। और वेनेजुएला के बाद इनको तो और बल मिलेगा और इनको लगेगा कि देखिए साहब वहां तो अटैक हो गया और राष्ट्रपति को लेके चला गया। वो एक छोटा सा देश वेनेजुएला, वहां जो कृत्य कर रहा है, अमेरिकी सरकार जो कृत्य कर रही है, उसकी पूरी दुनिया आलोचना कर रही है। अभी इस पूरे प्रकरण में रूस की एंट्री हो गई है और चाइना की भी एंट्री हो गई है। रूस और चाइना दोनों ने, रूस ने तो ओपनली, पुतिन ओपनली आकर के बयान दे रहे हैं कि ये जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और आप वही काम कर रहे हैं जो आपने इराक में किया था, अफगानिस्तान में किया था, वियतनाम में किया था। बिना वजह आप जाकर के दरोगई कर रहे हैं। इराक को तो आपने तबाह कर दिया। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी ब्लेयर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि हमें सद्दाम हुसैन के पास से कोई जैविक हथियार नहीं मिला, वो पूरा का पूरा नैरेटिव गलत था। लेकिन अमेरिका और अमेरिकी भोपू मीडिया ने यह प्रचारित किया कि सद्दाम हुसैन एक तानाशाह है और उन्होंने छिपा करके एक जैविक हथियार रखा है जिसका इस्तेमाल वो मानवता के खिलाफ कर सकता है। अमेरिका कैसे काम करता है? अमेरिका काम करता है, किसी देश को अगर तहस नहस करना हो तो उसके लिए एक ताना बाना बुनता है। इराक को उनको कब्जे में लेना था। इराक में भी तेल सबसे महत्वपूर्ण था, तेल के भंडार सबसे महत्वपूर्ण थे। तो इराकी डिक्टेटर को कहा कि ये तो मानवता के खिलाफ है, ये तो मांस के तरह लोगों को बोटी खाता है, इसका बेटा इतना हिंसक है जिसका वर्णन नहीं है। इस तरह की खबरें वो चलाया, प्लांट किया। सद्दाम हुसैन को जब फांसी पड़ रही थी तो 12 जो अमेरिकी सैनिक थे जो उनके देखरेख में थे, उन्होंने कहा है कि सद्दाम बहुत अच्छे थे और एक सैनिक तो उनकी प्रशंसा करते करते रोने लगते हैं। लेकिन इसकी सुनेगा कौन? इराक को पूरी तरह से अमेरिका ने तबाह किया, नैरेटिव बनाया कि सद्दाम हुसैन के पास जैविक हथियारों का जखीरा है। पूरी दुनिया ने सर्च कर लिया, एक भी जैविक हथियार नहीं मिला। हुआ ये कि आप सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किए, उनके खिलाफ मानवता की हत्या के लिए आपने लड़ाई चलवाई, कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें उसको हत्यारा बना करके फांसी की सजा दिलवा दी। वही काम आप निकोलस मादुरो के साथ करने जा रहे हैं। मदुरो के साथ, निकोलस मादुरो के साथ भी आप वही काम करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा कि वो कैसे मानवता का दुश्मन है, कैसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है। मादुरो और उनकी पत्नी दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। और दूसरी तरफ अपोजिशन की नेता मारिया कोरिना माचुदो को आपने प्रश्रय दे दिया है। मतलब उनके हाथ में कमान सौंपने की पूरी तैयारी है। कमान, वो एक पपेट सरकार होगी अमेरिका की और वो अमेरिका की तारीफ कर रही है। वो रिपब्लिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रही है। वो कह रही है कि जल्दी आइए, सारी व्यवस्था कीजिए वेनेजुएला में। तो वहां जिस तरीके से मारूदो को विलेन बनाया, जिस तरीके से अब खमेनेई को विलेन बनाया जा रहा है, जिस तरीके से सद्दाम को विलेन बनाया और अभी बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता को बिल्कुल कू करवाया, इस सबके पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका बलि लेना चाहता है भारत की भी। भारत में मोदी उसके निशाने पर है क्योंकि तीसरी दफा किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार की भारतीय इतिहास में ये पहली घटना है जब तीसरी दफा एक ही प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं। वही प्रधानमंत्री शपथ, ऐसा नहीं कि उस पार्टी की सरकार बन जाती है, प्रधानमंत्री अलग हो जाते हैं, नहीं, प्रधानमंत्री वही रहते हैं और शपथ भी वही लेते हैं। तो ये अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। अमेरिका ऐसी मजबूत सत्ता भारत जैसे देश में नहीं देखना चाहता है क्योंकि भारत उसके लिए बाजार है। भारत को वो वोलाटाइल देखना चाहता है, पॉलिटिकली अनस्टेबल देखना चाहता है। अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल रहेगा तो अमेरिका की चलेगी। याद कीजिए 90 का दशक,
जब 95 से लेकर के 99 के बीच में कितनी सरकारें बदल गई, और फिर उसके पहले याद कीजिए 1967 से लेकर के 69 के बीच में कितनी सरकारें बन गई। ये स्थिति अमेरिका को पसंद है। अमेरिका को कोई स्टेबल, या तो इंदिरा गांधी के रूप में या नरेंद्र मोदी के रूप में, कोई स्टेबल लीडरशिप नहीं पसंद है। और मैं हैरान हूं कि भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी नैरेटिव को हवा दे रहा है। इनका सभी अलाय राहुल गांधी का विरोध कर रहा है कि वोट चोरी का प्रकरण आप मिथ्या उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव को पता चल गया है कि बिहार में वोट चोरी का मामला नहीं चला और वो पूरा नैरेटिव इन्होंने खा लिया और हम हार गए। अगर हम इस मुद्दे को दूसरे तरीके से करते, नीतीश कुमार पर बरसते, नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाते, तो हमारी चलती भी, क्योंकि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन इन्होंने नीतीश की ही तारीफ शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ नीतीश के एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ दिया और मोदी अपने कंधे पर इस चुनाव को लेकर के आगे निकल गए। और फिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी, मोदी और नीतीश की जुगलबंदी, वो मिरेकल कर दी जो 2010 में हुआ था। ममता बनर्जी भी वोट चोरी के मामले से संबंधित इसको सही नहीं मानते हैं। एक अकेला उद्धव ठाकरे से इनको समर्थन मिलता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सोच के मामले में, मुझे नहीं लगता है। तो आदित्य ठाकरे भी कह रहा है कि वोट चोरी हुआ है और इधर राहुल गांधी भी कह रहे हैं। लेकिन अधिकतर इनके अलाय ने इनका साथ छोड़ दिया इस मुद्दे पर। फिर भी कांग्रेस पार्टी के नेता अश्वनी कुमार कह रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं, इवन अब दिग्विजय सिंह खुल करके बोलने लगे। कांग्रेस पार्टी के नेता खुल करके कह रहे हैं कि आप अनर्गल प्रयास कर रहे हैं और मोदी को अटैक कर रहे हैं बिना वजह। आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए, अपने नेताओं को मजबूत कीजिए, अपने नेता को देखिए, अपनी पॉलिसी जनता के बीच ले जाइए, तो काम बन सकेगा। नहीं हो रहा है। तब आपको समझ में आएगी कि इतने सबके बाद भी राहुल गांधी क्यों बार बार वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का नैरेटिव कर रहे हैं। इसके पीछे का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने रिग किया है। जो शेख हसीना के साथ वहां के माहौल बनाए गए, जो वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट के खिलाफ माहौल बना, जो खमेनेई के खिलाफ माहौल बन रहा है, वही माहौल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया जाए और फिर यहां पर अमेरिकी इंटरवेंशन हो। और यहां पर वेनेजुएला की स्थिति तो नहीं हो सकती, बांग्लादेश की भी स्थिति नहीं हो सकती। हालांकि बहुत सारे नेता ये कह चुके हैं कि नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति भारत में भी हो सकती है। वो प्रयासरत है अपने तरीके से, लेकिन यहाँ के जेनजी को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वही जेनजी मोदी को वोट दे करके, बड़ी संख्या में वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो यहां बात बन नहीं पा रही है। और भारत कोई वेनेजुएला नहीं है और कोई ईरान नहीं है, ना ही बांग्लादेश है। लेकिन रणनीति वही है, प्लानिंग वही है, अपॉर्चुन मोमेंट का इंतजार किया जा रहा है। कौन सा बिंदु, किस बिंदु को ट्रिगर किया जाए, कहां से आग लगाई जाए, कैसे माहौल खराब किया जाए, सड़क पर और संसद में, इसकी प्लानिंग हो रही है। लेकिन बात बन नहीं रही है। पुतिन आए, राहुल गांधी जर्मनी गए, जर्मनी में एक प्रतिबंधित संगठन के निमंत्रण पर गए, उनके उनके उस संगठन में उन्होंने हिस्सेदारी की। और वो प्रतिबंधित संगठन किसके लिए है? तो रसिया के लिए है। रूस ने उस संगठन को प्रतिबंधित किया है और फिर ये कह रहे थे कि हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हमको मिलने नहीं दिया गया। अजीब तरह का ये छद्म करते हैं, एक झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं जो अब देश का बच्चा बच्चा जानने लगा है। और मैं हैरान हूं कि अगर इस तरह का लीडरशिप अपोजिशन में रहा तो फिर मोदी को वॉकओवर मिलता रहेगा। इस तरह का लुंज पुंज जिसकी साख विहीन लीडरशिप अगर रही तो मोदी को वॉकओवर लगातार मिलता रहेगा। वेनेजुएला और ईरान की कवायद यहां की जा रही है कि काश यहां भी कुछ ऐसा हो जाता। इसीलिए खबर है कि मुल्ला मुनीर को भड़काया जा रहा है कि यही मौका है
जब बांग्लादेश उधर अस्थिर है और बांग्लादेश अभी तुम्हारी गोद में जाकर के बैठा है, भारत के खिलाफ कुछ कुछ करो, कुछ माहौल बनाओ, कुछ आतंकवादी घटना करो ताकि भारत तुम्हारे साथ उलझे, लड़ाई करे। लेकिन रूस और चाइना दोनों इस बात को समझ रहा है। रूस के साथ तो आपके संबंध ठीक हैं, चाइना के ऊपर अभी भी आपको भरोसा नहीं है। चाइना को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपको भी चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन चूंकि रूस आपके साथ खड़ा है और रूस ने जिस तरह से वेनेजुएला की घटना पर ट्रंप की आलोचना की है, हिम्मत के साथ, ऐसा लगता है आने वाले दिनों में विश्व युद्ध दूर नहीं है। ये विश्व युद्ध की आहट हो रही है। लेकिन ट्रंप की हालत यह है कि वो बिजनेसमैन है। उनको जब लगता है कि हमारे ऊपर खतरा बढ़ सकता है, तुरंत बैक ट्रैक कर लेते हैं। फौरन वो हो सकता है पुतिन को भी फोन करने लगे कि देखिए साहब, हमने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि डिक्टेटर तो पुतिन को भी कहा जाता है। पुतिन के खिलाफ उनकी हिमाकत नहीं हो रही है जो वेनेजुएला में उन्होंने किया। तो एक कमजोर देश को, जैसे वियतनाम के ऊपर किया, जैसे इराक के ऊपर किया, तो कमजोर देश को डरा करके, धमका करके पूरी दुनिया में ट्रंप संदेश देना चाह रहा है कि अमेरिका कितना शक्तिशाली है। और भारत में जो स्लीपर सेल हैं, वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत में भी जेनजी जैसा आंदोलन हो सकता है। लेकिन यहां का जेनजी तो अलग है। वो तो 31 दिसंबर को चला गया मंदिर में पार्टी करने के बजाय। 70% जेनजी इस बार मंदिरों की यात्रा कर रहे थे। तो अद्भुत भारत का पुनर्जागरण हो रहा है। भारत का एक तरफ पुनर्जागरण काल है और इसी पुनर्जागरण काल से ट्रंप घबराए हुए हैं, अमेरिकी डीप स्टेट घबराया हुआ है। अमेरिकी डीप स्टेट को लग रहा है कि ये जो पुनर्जागरण काल हो रहा है भारत में, पता नहीं भारत को कहां ले जाएगा। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो ही रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्यों वोट चोरी का नैरेटिव दे रहे हैं, इस बात को आपने समझ लिया अब, कि किसी तरीके से मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिफेम करो और उन्हें कहो कि ये इलेक्शन ये जीत करके नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये रिग करके आ रहे हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच मोदी के खिलाफ माहौल बना दे और फिर हमारी दाल गल जाए और हम फिर प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? अगर आपकी नीयत खराब है तो प्रकृति भी आपके साथ खड़ी नहीं होगी और आप मोदी का नहीं, देश का नुकसान कर रहे हैं। इस पर आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, एक देश के गंभीर और बहुत ही जिम्मेदार पद पर आसीन है। उसकी गरिमा का ख्याल करना राहुल गांधी को ही है, कोई और उनके बदले ख्याल नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी इस नैरेटिव से और वेनेजुएला ईरान का जो खेल वो सोच रहे हैं, वो शायद ऐसा होगा नहीं और अपने इस भाव में तब्दीली लाएंगे। भारत में ये सपना साकार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।